हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक जबरदस्त पॉडकास्ट लेके आऊंगा। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स में क्या हुआ। वाई डिड द पाकिस्तान आर्मी सरेंडर, हाउ डिड द पाकिस्तान आर्मी सरेंडर। ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। सिर्फ भारत या साउथ एशिया में नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक नए देश ने जन्म लिया था 16 दिसंबर 1971 में। एग्जैक्टली कैसे हुआ, किस प्रकार से जल नागरा 101 एरिया के जीओसी थे, उनके एडीसी और वो जो यंग ऑफिसर्स किस प्रकार मीरपुर ब्रिज पे जाना चाहते थे, और कैसे जल नागरा ने एक छोटा सा नोट लिखा डियर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला न्याजी के लिए। वो उनको अच्छे से जानते थे क्योंकि जल नागरा पाकिस्तान के अंदर हमारे डिफेंस अटैची रह चुके थे। और उसके बाद जनरल जैकब का क्या रोल रहा, कैसे उन्होंने न्याजी को मनाया इस चीज के लिए, सरेंडर के लिए, किस प्रकार से जो टॉप लीडरशिप थी पाकिस्तान आर्मी की उनको साइकोलॉजिकली कैसे पैरालिसिस हुआ और उनको मनाया गया कि आज ही आप सरेंडर करेंगे, और किस प्रकार से सरेंडर करेंगे। ये कैसे डिसाइड हुआ कि जनरल न्याजी क्या सरेंडर करेंगे जनरल जगजीत सिंह अरोरा को, कैसे डिसाइड हुआ कौन सी पिस्टल सरेंडर की जाएगी। उसके बाद ये सेरेमनी ढाका के रेस कोर्स में क्यों हुई, और कौन कौन लोग थे उस सेरेमनी के अंदर, कौन जो टेबल के पीछे खड़े हैं। तो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे इंसिडेंट को बहुत अच्छे तरीके से रेहान फजल, जो कि बीबीसी के बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया है। क्योंकि उन्होंने जनरल जैकब से कई बार बातचीत की, जनरल नागरा से कई बार बातचीत की, और जनरल निर्भय शर्मा से बातचीत की, जो कि उस टाइम एक यंग कैप्टन थे। सो इस एंटायर एपिसोड ऑफ द सरेंडर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन हुआ ढाका में, उसमें टाइमिंग थोड़ा गलत था। तो बाद में जब जनरल न्याजी को कलकत्ता लाया गया, वहां पर दोबारा से 5 कॉपी जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की साइन हुई, जिसमें टाइम ठीक किया गया। टाइम वॉज 16:55 आवर्स, यानी कि 4:55 पे। तो इस एंटायर थिंग कोई बहुत अच्छे तरीके से कहानी के तौर पे हम इस पॉडकास्ट में लेके आए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब मिसेस इंदिरा गांधी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके पास एक लाल फोन आया और बोला मैडम ये हॉटलाइन है, आप अटेंड करें। शी पिक्ड अप द फोन एंड ओनली 3 वर्ड्स वर हर्ड, यस यस थैंक यू। और उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया, और एक कोई स्वीडिश पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने सब बंद किया। शी ऑलमोस्ट रैन टू दी असेंबली, टू लोकसभा, और लोकसभा पहुंच के उन्होंने देश के आगे जो है बहुत ही जबरदस्त वर्ड्स कहे, ढाका इज फ्री एंड बांग्लादेश इज अ फ्री कंट्री। और कैसे लोगों के आंखों में आंसू थे, पूरे देश ने इस चीज को सेलिब्रेट किया कि 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का जन्म हुआ। सो लिसन टू दिस पॉडकास्ट, ये हर भारतीय को देखनी है। ये बहुत कम लोगों को, इवन आर्मी में हमें इतना डिटेल में पता नहीं था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कैसे हुआ था। सो प्लीज वॉच दिस पॉडकास्ट, दिस इज हिस्टोरिकल इन नेचर। माई टॉक conversation with Mr. Rehan Fazal on the instrument of surrender and the surrender ceremony of 1971. Thank you. Jai Hind. At the outset, Rehan Fazal Saab, what a pleasure to, very quickly have another podcast with you. पिछला पॉडकास्ट बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और जो बच्चे, लाखों बच्चे देश भर में फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि कई मायनों में ये जो पिक्चर आई है उससे भी अच्छी बात रेहान फजल साहब ने जो है हमें सैम मानेकशॉ के बारे में बताई है। सो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आज भी अच्छा सब्जेक्ट है, और हम लोग बात करेंगे उसको। बिल्कुल, आज हम इकट्ठा हुए हैं रेहान फजल जी के साथ, और आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर 1971 ढाका में जो रेस कोर्स में जो सरेंडर सेरेमनी हुई, वो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या सर्कमस्टांसेस थे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 16 दिसंबर को क्या मंजर था, क्या हो रहा था ढाका के अंदर जब ये तैयारी हुई कि यहां से जगजीत सिंह अरोरा फ्लाई इन करेंगे एंड जनरल न्याजी जो है, कैसे, हाउ डिड ऑल दिस हैपन, स्टेज मैनेज कैसे हुआ? देखिए 15 दिसंबर
आते आते ये लड़ाई पूरी तरह से क्लाइमेक्स पे पहुंच गई थी। 15 और 16 दिसंबर को एक तरह से अघोषित सीज फायर था। ये कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना हथियार डाले तब तक हमला नहीं करेंगे, और 2 पैरा के जवान बिल्कुल ढाका के दरवाजे पर पहुंच गए थे। ढाका की बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी उनको। लेकिन 16 दिसंबर की सुबह सीज फायर के बावजूद इंटरमिटेंट फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से। भारतीय लोग भी फायर कर रहे थे और पाकिस्तानी भी फायर कर रहे थे। तभी वहां मेजर जनरल गंधर्व नागरा पहुंचे, और वो जीओसी 101 के कमांडर थे, और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी उनकी मृत्यु से पहले बाद में। और उन्होंने बड़ा अच्छा मंजर बताया कि मीरपुर ब्रिज जहां खत्म होता था वहां पर उन्होंने अपने जोंगा के बोनट पर एक नोट लिखा। अपने एडीसी हरतोष मेहता उनके एडीसी होते थे, उनके नोट पैड पर नोट लिखा, डियर अब्दुल्ला, आई एम हियर, यू गिव योर सेल्फ अप, आई विल लुक आफ्टर योर सेल्फ, आई विल लुक आफ्टर यू। मतलब अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें कि डियर अब्दुल्ला, मैं यहाँ पर हूँ और खेल खत्म हो चुका है, अब आप अपने को हमारे हवाले कर दीजिए और हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तो हरतोष मेहता ये मैसेज लेकर अपनी जोंगा पर चले डिलीवर करने नियाजी को। और तभी वहां पर निर्भय वर्मा होते थे, वो समय कैप्टन थे 2 पैरा में, वो भी उनके साथ उचक कर उस जीप में बैठ गए। बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हुए। निर्भय शर्मा, एब्सोल्युटली, हाँ। अरुणाचल प्रदेश के और मिजोरम के गवर्नर भी थे। तो उन्होंने मुझे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया बड़े डिटेल में कि मैं हरतोष मेहता के साथ जीप पर बैठा था और तभी कंपनी कमांडर जेएस सेठी होते थे, मेजर जेएस सेठी उस जमाने में, और लेफ्टिनेंट तेजिंदर सिंह, ये दोनों भी उस जीप पर सवार हो गए। और लेकिन इन दोनों को, इन सबको ये आइडिया नहीं था कि ब्रिज के उस पार जो पाकिस्तानी सैनिक खड़े हैं उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सरेंडर की बात हो रही है और जनरल नियाजी सरेंडर करने वाले हैं। और जैसे ही ब्रिज इन्होंने क्रॉस किया और इनके ऊपर बड़ा जबरदस्त फायर आया पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से, और इन्होंने जीप रोक दी और ये बड़ी जोर से निर्भय वर्मा चिल्लाए कि आप फायर क्यों कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया और जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि फौरन अपने बड़े अफसर को बुलाइए। मतलब वो तो सब ऑर्डिनरी सिपाही थे, तो बड़े और ये भी उन्होंने जोर से ऊंची आवाज में कहा कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो इसके बहुत बुरे परिणाम आप पड़ेंगे। तो फिर उनके एक सीनियर पाकिस्तानी कैप्टन वहां पर एक पहुंचा और उन्होंने वो जो चिट्ठी दी थी वो ली और कहा कि आप यहाँ पर इंतजार करिए। करीब 1 घंटे तक इन लोगों ने उस पाकिस्तानी पोस्ट पर इंतजार किया। ये चारों लोग बैठे हुए थे और तभी 1 घंटे के बाद गैरिसन कमांडर मेजर जनरल जमशेद वहां पर पहुंचे, जो कि ढाका ब्रिगेड के कमांडर थे। और जब वो वहां पहुंचे तो फिर उन्होंने कहा कि हम जनरल नागरा से मिलने चलेंगे। तो वो बिल्कुल बीच में बैठे, जनरल सेठी उनके बाएं तरफ थे, निर्भय उनके दाएं तरफ थे, जनरल जमशेद बीच में बैठे। वापस चली जनरल नागरा के पास उनसे मिलने के लिए। और जैसे ही वो लोग वापस हो रहे थे एक और फायर बर्स्ट आया पाकिस्तानी सोल्जर्स की तरफ से। उन्हें अंदाजा नहीं, अच्छा ये जीप भारतीय लोगों की जीप थी, भारतीय सैनिकों की जीप थी, उसके पीछे जनरल जमशेद की खाली जीप चल रही थी, क्योंकि जमशेद इनके साथ, वो भी जीओसी थे, गैरिसन कमांडर थे, तो उनकी गाड़ी भी साथ में थी। लेकिन इंडियन गाड़ी सबसे आगे थी, पाकिस्तानी गाड़ी नहीं था। उन्होंने जबरदस्त एक मशीन गन का फायर आया और सेठी के पूरा बर्स्ट लगा फायर का और वो वहीं पर गिर गए। लेकिन और तेजिंदर सिंह के हेलमेट से वो गोली क्रॉस हुई, ये कहिए कि लगी नहीं, उनके बालों को टच करती हुई हेलमेट को चीर दिया उसने। लेकिन किसी तरह, मतलब वो था कि तेजिंदर सिंह बच गए समहाउ, किसी तरह।
ये लोग जनरल नागरा के पास पहुंचे, जनरल जमशेद ने अपनी पिस्टल जनरल नागरा के सामने दी और फिर जनरल जमशेद की जीप पर बैठे और उन्होंने जनरल जमशेद का फ्लैग हटाया और टू माउंटेन डिप का फ्लैग उस पर लगाया और फिर ये नियाजी के लिए, ये दोनों नियाजी के पास गए और जब वो वहां पहुंचे तो बड़ा वार्म वेलकम ने किया। बहुत मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो आपने, जो लोग फौज में हैं या जानते हैं फौज को, आप जानते हैं अपना फ्लैग लगाना गाड़ी के ऊपर, फॉर्मेशन कमांडर बात होती है, तो पाकिस्तानी गाड़ी के ऊपर अपना फ्लैग लगाना और फिर जाना जो है जनरल नियाजी से मिलने के लिए तो बहुत आई कैन इमेजिन उनके उनके लिए जो उसमें थे क्या था। और दूसरी चीज वो ये मीरपुर ब्रिज है। मैंने मीरपुर में बहुत साल पहले, 20 साल पहले तकरीबन, कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में 1 साल के लिए मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहां क्या पे। बात है, क्या बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ जब वो पहुंच गए जनरल नियाजी के पास, फिर देखिए, क्या हुआ? एक हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटोर करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और हम बताएंगे कि भारत में क्या हो रहा था, कलकत्ता में क्या हो रहा था। हाँ, या करेक्ट, कलकत्ता कलकत्ता में क्या हो रहा था तब? जब करेक्ट। 16 दिसंबर को सुबह 9:15 बजे जनरल जैकब के पास जनरल सैम मानेकशॉ का संदेश आया कि आप ढाका जाइए और अरेंजमेंट करिए सरेंडर का पूरा। तो जनरल जैकब जनरल अरोड़ा के दफ्तर पहुंचे, जो कि उनके ईस्टर्न कमांड के जीओसी थे, और वहां पर उन्होंने देखा कि जनरल अरोड़ा की वाइफ भंती अरोड़ा वहां पर खड़ी हुई है। उन्होंने उनको ग्रीट किया और भंती अरोड़ा ने उनसे कहा कि मैं भी जा रही हूँ साथ अच्छा। जनरल अरोड़ा के। तो अरोड़ा थोड़ा परेशान, जैकब थोड़ा परेशान हुए, बोले ये लेडीज मतलब वॉर हो रही है और अभी पूरी तरह से शांति भी नहीं है और ये हाँ, कैसे जा रही। तो ये जब जनरल अरोड़ा से मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी वाइफ भी आपके साथ जा रही है? तो उन्होंने कहा हाँ, भंती भी मेरे साथ जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे समय एडवाइजेबल नहीं होगा किसी लेडी को वहां ले जाना। तो उन्होंने कहा लीव इट टू मी, उनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार मैं हूँ, जनरल अरोड़ा ने ये कहा। और फिर जब ये वहां पहुंचे हेलीकॉप्टर से, तो नियाजी ने इनको लेने के लिए कार भेजी हुई थी वहां पर एयरपोर्ट पर। और जब ये कार पर बैठे तो कार बस थोड़ी ही चली होगी कि उसके ऊपर मुक्ति वाहिनी के जो जवान वहां पर थे उनका फायर आया, क्योंकि वो पाकिस्तानी कार थी। तो फायर आए, ये फौरन उन्होंने कार का दरवाजा खोला और अपना हाथ ऊपर करके बाहर आ गए जनरल जैकब, और उन्होंने कहा इंडियन आर्मी। तो जैसे ही इंडियन आर्मी उन्होंने सुना, मुक्ति वाहिनी ने उनको जाने दिया। तो ये वहां पर इस तरह से पहुंचे और फिर तैयारियां शुरू हो गई सरेंडर तो की। जनरल जैकब की और जनरल नियाजी की, कैसे जनरल जैकब ने, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, बहुत जगह उन्होंने भाषण दिए हैं, कहा है इसके बारे में। तो आप बताएं कि हाउ डिड ही कन्विंस नियाजी फॉर द सरेंडर? और देखिए, जब ये वहां पहुंचे हैं जनरल नियाजी के दफ्तर में, तो वो देखते क्या है कि एक सोफे पर जनरल नियाजी और जनरल नागरा दोनों बैठे हुए हैं और एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे हैं अच्छा, पंजाबी में। ये दोनों एक दूसरे को जानते ओके। थे, क्योंकि जनरल नागरा की पोस्टिंग कराची के काउंसलेट में रह चुकी थी मिलिट्री अटैचे के रूप ओके। में, और वो और नियाजी का संपर्क था। इसी रिश्ते से उन्होंने नियाजी को वो खत लिखा था, डियर अब्दुल्ला, क्योंकि वो एक ओके। दूसरे को जानते थे। तो जैकब को थोड़ी ये चीज पसंद नहीं आई कि इतनी इतनी बेतकल्लुफी दोनों के बीच और ये चुटकुले सुना रहे हैं। तो जैकब ने थोड़ा सा उनको कॉर्नर किया, नागरा को, और कहा कि एक मेज और 2 कुर्सियों का फौरन आप इंतजाम करिए, और ये भी इंतजाम करिए कि एक जॉइंट गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए जगजीत सिंह अरोड़ा को। भारत और पाकिस्तानी सैनिक मिल के गार्ड ऑफ ऑनर देंगे उनको। और फिर जैकब से मेरी बहुत बात हुई है, कई कई मुलाकातें हमारी हुई। तो जनरल जैकब ने मुझे बताया कि मैंने नियाजी को जो सरेंडर था, जो वो कलकत्ता से लेके गए थे, तो वो पढ़ के सुनाया। तो नियाजी एकदम से कहते हैं हु इज सरेंडरिंग,
मतलब नियाजी का कहना था कि हम सीज फायर कर रहे हैं, हम सरेंडर थोड़े कर रहे हैं अच्छा। आपके सामने। मेजर थे मेजर जनरल राव फरमान अली, उनको ऑब्जेक्शन था कि हम भारत के सामने समर्पण कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति बाहिनी के सामने क्यों करें, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि दोनों के सामने, उनकी जॉइंट कमांड के सामने उनको सरेंडर करना है। तो जैकब नियाजी को कोने में ले गए एक तरफ, और उन्होंने कहा कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो हम आपकी और आपके परिवार वालों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आई विल मेक श्योर दैट दे आर नॉट हार्म, मतलब उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और फिर जैकब ने उनको पूरे 30 मिनट दिए कि आप इसके बारे में सोच लीजिए, और अगर आप मना करते हैं तो मैं फिर से ढाका पर बमबारी का आदेश दे दूंगा। अभी जो सीज ये फायर 15 हुआ तारीख हुआ को बात हो रही थी, 15 दिसंबर को। नहीं नहीं, 16 तारीख को जब अच्छा, वो 16 को सुबह बात हो रही थी। जब ये वहां पहुंचे, तो जब जैकब कमरे से बाहर आए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने कर क्या दिया है। देखिए, उस समय नियाजी के पास 26,400 सैनिक थे ढाका में, जबकि भारत के सिर्फ 3,000 सैनिक थे, और वो भी ढाका से 30 मील दूर। तो ये मतलब ये बराबरी में टिक नहीं रहे थे वो लोग कहीं। बिल्कुल, अगर वो गैरिसन बना लेते ढाका को तो जी, ढाका को क्लियर करना इम्पॉसिबल टाइप टास्क था। तो जनरल यशमोर 30 मिनट बाद जब वो अंदर घुसे हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस था कमरे के अंदर। सब लोग मुंह झुकाए बैठे हुए थे, पाकिस्तानी टॉप जनरल्स, और ये अंदर घुसे हैं। और बाद में हुमूदुर रहमान कमेटी है पाकिस्तान ने इसकी जांच के लिए बनाई थी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था, और जनरल जैकब मुंह में अपना पाइप लगाए बहुत तेजी से कॉरिडोर में चल रहे थे। वो जैकब ने मुझे बताया कि ये उन्होंने लिख तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं बहुत टेंस था। और जैसा कि हमने बताया कि इतने सैनिक थे उनके, और जब ये घुसे हैं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था, वो मेज पर रखा हुआ था, और उन्होंने नियाजी से बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा है कि डू यू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो नियाजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने 3 बार पूछा, डू यू एक्सेप्ट द सरेंडर, और तीनों बार कोई जवाब नहीं आया। तब जैकब ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को उठाया अपने हाथ में और हवा में लहराकर कहा कि आई टेक इट एज एन एक्सेप्टेंस। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं इसको एक्सेप्टेंस। जैसे ही जैकब ने ये कहा, नियाजी की आंखों से आंसू बहने लगे उसी समय पर। और तब जैकब ने नियाजी से कहा कि सरेंडर जो होगा वो रेस कोर्स मैदान पर होगा, पूरी पब्लिक के सामने होगा। नियाजी ने इसको ऑब्जेक्ट किया, नियाजी ने कहा नहीं, हम पब्लिक के सामने सरेंडर नहीं करना चाहेंगे। और जैकब ने मुझे बताया, जनरल जैकब ने, कि उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तानी सैनिकों को और ऑफिसर्स को अपने हथियार रिटेन करने के लिए कहा। जब तक उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हो जाता, उनसे कहा गया कि आप अपने हथियार अपने पास रखिए ताकि आप सिक्योर रह सकें। लेकिन नियाजी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें कहते हैं कि उन्होंने उन्होंने ये कंडीशन रखी जनरल जैकब के सामने कि साहब हथियार तो हमारे पास रहने दिए जाए जब तक इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। और फिर एक असमंजस था कि जनरल नियाजी सरेंडर क्या करेंगे, मतलब ये एक सवाल बहुत होता। तो जनरल नागरा ने मुझे बहुत दिलचस्प कहानी बताई कि जनरल जैकब ने उनसे कहा कि नियाजी को परसुएट करो कि कुछ तो सरेंडर करें। तो जनरल नागरा ने नियाजी से कहा कि भाई आप एक स्वॉर्ड सरेंडर करिए, तलवार सरेंडर करिए। तो नियाजी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना में तलवार रखने का रवाज नहीं है। तब नागरा बोले तो फिर क्या आप सरेंडर करेंगे, तब तो मजबूरन मुझे आपकी या तो बेल्ट उतारनी पड़ेगी, और या आपकी कैप उतारनी पड़ेगी, टोपी उतारनी पड़ेगी, और ये डिसेंट नहीं लगेगा, और ये बड़ा खराब, बड़ा आपके लिए भी बहुत बुरी चीज होगी कि ऐसी नौबत आए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक रिवॉल्वर
पिस्टल या रिवॉल्वर सरेंडर करें, और तब जाकर नियाज़ी इसके लिए राजी हुए। तो इस तरह से तैयारी हुई सरेंडर करने की। तो सुबह ये सब चल रहा है, यही नहीं पता, और सैनिकों को भी अभी तक पूरे ऑर्डर नहीं पास हुए कि भी सरेंडर होगा। एंड ये सब भारतीय सैनिक तो बहुत कम थे, 3,000 तो बाहर थे, अंदर मुश्किल से 50, 60 या 100, इससे ज्यादा भारतीय सैनिक अंदर नहीं थे वहां पर। और तब ये तो, मतलब अभी तक क्लियर भी नहीं था कि सीज फायर हो गया है, जवानों तक मैसेज भी नहीं गया है, और ये इतना टेंस एटमॉस्फेयर में डिस्कशन चल रहा है कि आपने आज शाम को सरेंडर करना है भाई, कमाल, और रेस कोर्स में करना है। तो फिर ये लेके फिर जैकब ही फ्लू बैक टू कलकत्ता। नहीं 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 नहीं, फिर अब आप सरेंडर की कहानी सुनिए। अभी सरेंडर, हाँ अभी करेक्ट, अभी तो दिन की बात हो रही है। हाँ, ये कितने बजे तक चला ये? सरेंडर की तैयारी हो रही है, और ये करीब लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से सरेंडर हुआ, सरेंडर से पहले एक लंच आयोजित किया गया। वहां पर एक लंच हो रहा था, और हर कोई दौड़ा खाना खाने के लिए मेस में। वहां पाकिस्तानी अफसर ज्यादा, और उसी समय वहां ऑब्जर्वर, एक बहुत मशहूर अखबार है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट गाविन यंग खड़े हुए थे बाहर। तो उन्होंने जनरल जैकब से कहा कि मे आई ज्वाइन इन, क्या मैं खाना खा सकता हूँ यहाँ? तो गाविन को जैकब ने अंदर बुला लिया, और गाविन ने देखा कि साहब वो बाकायदा मेस में पूरी कटलरी के साथ कांटे छुरी रोस्टेड चिकन सर्व किया जा रहा है। यहाँ मतलब सरेंडर की बात हो रही है, वहां पूरे पाकिस्तानी जो टॉप ब्रास है उनका, वो रोस्टेड चिकन खाने में लगा हुआ। तो गाविन ने बाद में एक बहुत जबरदस्त 2 पन्ने का आर्टिकल लिखा अपने अखबार में। उसका शीर्षक था द सरेंडर लंच। उसका द सरेंडर लंच। तो 4 बजे, ये तब तक ये जो सिलसिला शुरू हुआ था तब तक 4 बज चुके थे, 4 बज गए थे दोपहर के। और जनरल अरोड़ा की पूरी जो टीम है 9 हेलीकॉप्टर्स में उन्होंने लैंड किया ढाका हवाई अड्डे पर, और कई कारें भेजी थी जनरल नियाजी ने उनको लेने के लिए। जनरल नियाजी खुद गए थे उनको रिसीव करने के लिए। जैसे ही ये पूरा काफिला कारों का आया तो ढाका में वहां के लोगों तक खबर फैल गई थी। उन्होंने बड़ा जय जयकार किया, बहुत उनका स्वागत हुआ, जय बांग्ला के नारे गूंज रहे थे। और एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसे ही था जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की सेना पेरिस में घुसी थी, जिस तरह का वहां के लोगों ने स्वागत किया था, उस तरह का स्वागत हुआ। तो रेस कोर्स ग्राउंड पर जनरल अरोड़ा ने जो ज्वाइंट गार्ड ऑफ ऑनर है उसका निरीक्षण किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन भारतीय सैनिक बहुत गंदे कपड़ों में थे, क्योंकि में थे। वो तो वही थे जो वहां बैटल जोन में थे। के जो सोल्जर थे उन्होंने 100 किलोमीटर का रास्ता तय किया था सीमा से ढाका तक आने में, बिना नहाए, बिना कपड़े बदले हुए। तो वो फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी वर्दी गंदी नहीं की थी, और भारतीय सैनिकों को इसकी कोई चिंता नहीं थी कि वो कैसे लग रहे थे। और वो बड़े खराब लग रहे थे, क्योंकि दाढ़ी बड़ी हुई, गंदे, बिना नहाए हुए। ये इसलिए भी है ना, देखो ये जो गैरिजन ट्रुप्स, मैं समझ सकता हूँ बीइंग एन आर्मी मैन, जब वो लंच भी अच्छा इसलिए था क्योंकि मेस तो मेस है ना, जहाँ जीओसी साहब डाइन कर रहे हो, मेस के स्टाफ को ऑर्डर मिल गया लंच, तो बढ़िया मेस सेक्रेटरी ने ऑर्डर दे दिया लंच ऐसा बना दो। और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ऐसे बहुत ट्रुप्स होते हैं गैरिजन में जो नंबर 1 यूनिफॉर्म में तैयार रहते हैं हमेशा। तो लेकिन ये तो गार्ड ऑफ ऑनर हो गया, लेकिन सरेंडर सेरेमनी में मुश्किल से 15 मिनट लगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगा वहां पर। और उन्होंने 5 कॉपीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की 5 कॉपीज थी। नियाजी थोड़ा देख के परेशान हो गए, लेकिन क्योंकि नियाजी के पास पेन नहीं था साइन करने के लिए, वहां पेन नहीं था, तो वहां पर ऑल इंडिया रेडियो के कॉरेस्पॉन्डेंट सुरजीत सेन पहुंचे हुए थे, बगल में खड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत अपना पेन ऑफर किया नियाजी साइन करने के लिए। पहले नियाजी ने साइन किया, और फिर जनरल अरोड़ा ने साइन किया, और वहां पर तमाम बैटरी ऑफ इंडियन फोर्सेस जिन्होंने
थी, जनरल सगत सिंह थे वहां मौजूद, एडमिरल कृष्णन थे, एयर मार्शल दीवान थे, जनरल जैकब थे, ब्रिगेडियर संत सिंह थे। ये सब लोग लाइन से पीछे खड़े हुए थे और वो साइन कर रहे थे। तभी कृष्णन की नजर नियाजी के दस्तखत पर पड़ी, जो नियाजी ने साइन किया था। उन्होंने नोट किया कि नियाजी ने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ AAK निया, NIA, Z हायर। तो उन्होंने फौरन जनरल अरोड़ा को बताया कि इन्होंने पूरा साइन नहीं किया है। तो अरोड़ा ने फिर नियाजी से बात की, फिर नियाजी ने कलम लेकर उसका मतलब पाकिस्तानी वहां भी जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जब पूरा साइन किया। और फिर उन्होंने एपुलेट्स अपने निकाले। अब .38 की रिवॉल्वर जो थी वो उन्होंने जनरल अरोड़ा के सामने रखी, और फिर उन्होंने अपना जो माथा है झुका के सबमिशन की पोजीशन में जनरल अरोड़ा के माथे से लगाया, छुलाया। और जैसे ही उन्होंने किया बिल्कुल उनकी आंखें गीली हो गई, बिल्कुल रोने लगे सरेआम जनरल नियाजी। और अंधेरा हो रहा था, लोग चिल्ला रहे थे जो दूर से ये देख रहे थे पूरा दृश्य। और फौरन ही जैसे ही साइन हुआ, भारतीय जो ऑफिसर्स थे, जो टॉप ब्रास था, उन्होंने नियाजी के चारों ओर एक सिक्योरिटी रिंग सा बना लिया कि कहीं नियाजी को लिंच करने की बात ना हो। उनको एक जीप पर बैठाया गया, इंडियन जीप पर बैठाया गया नियाजी को, और एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। लेकिन जैसे ही वो जीप पर बैठ रहे थे, एक पत्थर आकर नियाजी को लगा, उनके कंधे, जो क्राउड की तरफ से जो हॉस्टाइल क्राउड था उसका एक पत्थर नियाजी को लगा। लेकिन फौरन कवर कर लिया इंडियन सिपाहियों ने और इंडियन ऑफिसर ने। सिपाही तो कम थे, ऑफिसर ज्यादा थे। जनरल सगत सिंह सबसे आगे थे उसमें नियाजी को कवर देने के लिए। तभी जैकब की नजर एक बार फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था, जो टाइमिंग थी वो थी 4:31, जबकि उस समय उन्होंने घड़ी देखी, उस समय बजे थे 4:55। तो ये एक फर्क उनको नजर आया, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बाद में वो उस पेपर पर दोबारा साइन करवाया गया कलकत्ता में, इन दोनों से, नियाजी से। अच्छा, जो वहां साइन हुआ वो अलग था, उसके बाद कलकत्ता में सही टाइम के साथ नियाजी को आराम से बैठा के साइन कराया। तो ये कहानी है, इस तरह से साइन किया। जनरल सगत सिंह को वहां का इंचार्ज बनाकर जनरल जैकब वापस लौटे कलकत्ता उसी शाम, और जनरल अरोड़ा और उनकी पूरी टीम भी वापस लौटी। बहुत मतलब सनसनीखेज है। मेरी यूनिट वहीं थी, फर्स्ट गार्ड, सेकंड पंजाब इस लड़ाई में, और हम रहे वहां ढाका में। मैंने भी बहुत पुराने लोगों से सब सुना, बट जिस तरीके से ये किसी को भी नहीं पता आर्मी में भी, जिस तरीके, तो इस समय ये बताओ आप, दिल्ली में क्या हाल था जब ये खबर आई कि पाकिस्तान आर्मी करने की है? 4:55 पर ये सरेंडर हुआ है, और मिसेस गांधी अपने पार्लियामेंट हाउस के दफ्तर में बैठी हुई थी और एक स्वीडिश टेलीविजन को एक इंटरव्यू दे रही थी। तभी उनकी मेज पर एक लाल टेलीफोन, ये हॉटलाइन थी, लाल टेलीफोन की घंटी बजी, और उसको मिसेस गांधी ने खुद उठाया। और जैसे ही फोन पर उन्होंने सिर्फ 4 शब्द कहे। जनरल मानिक शाह थे जो उन्हें खबर दे रहे थे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। ये खबर मिसेस गांधी ने जैसे ही खबर सुनी, ये 4 शब्द कहे, फोन रखा, और स्वीडिश जो टेलीविजन के प्रोड्यूसर थे उनसे माफी मांगी, और बहुत तेज रफ्तार से चलती हुई, ऑलमोस्ट दौड़ती हुई लोकसभा पहुंची। और वहां पर जाकर उन्होंने वो फेमस अनाउंसमेंट किया, ढाका इज नाउ द फ्री कैपिटल ऑफ ए फ्री कंट्री। और आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या दृश्य रहा होगा वहां पर। सारे लोग खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन, लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, और सब लोग ने मॉब कर लिया मिसेस गांधी को, और चारों तरफ जय बांग्ला, जय भारत के नारे। सारे पार्लियामेंटेरियन, चाहे कोई विरोधी दल का हो या कोई, सब लोग खड़े हो गए। और ये हमारे ख्याल से भारत के लिए बहुत बड़ा क्षण था। कमाल है जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है, जय बांग्ला, जय भारत, जय हिंद, कमाल है। और ये मिसेस गांधी की लीडरशिप
एंड पूरे पूरे देश की, मैं तो सबको क्रेडिट देता हूँ। अब मुझे ये बताएं आप कि ये जो टेबल है जहां साइन हुआ, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। जब मैं 2003 में ढाका पहुंचा अपनी बेगम और दोनों बच्चों के साथ, हमें वहां पे पहला जो हमारा दिन था विजिट के लिए, हम फॉरेन ऑफिसर्स थे, मेरे साथ 3 पाकिस्तानी ऑफिसर्स, उनकी बीवियां, उनके बच्चे थे, और हमें लेके गए इस म्यूजियम में। और जैसे ही हम घुसे, सबसे पहले के छोटा सा स्टडी टेबल था जिसपे लिखा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वाज साइंड हियर। क्या और बात आप मेरा मेरा वो देखिए, फक्र देखिए, मेरा, मेरी फैमिली का भारतीय होते हुए, और मेरे साथ जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में थे, उनके दिल में क्या हो रहा होगा मैं आपको कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि सर, योर सीनियर मोस्ट, में लेफ्टिनेंट कर्नल था, बहुत सीनियर था, कि सर आप सीनियर मोस्ट हैं, आप विजिटर्स बुक में कुछ लिखिए। और मैंने विजिटर्स बुक में लिखा, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने फिर यही लिखा, जय बांग्ला, जय हिंद। तो क्या बात क्या बात है। ये मेरी जिंदगी भी जो है कनेक्टेड रही है ढाका के साथ बहुत क्लोजली। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये, कितने लोग थे 93,000 में से, सैनिक कितने थे, फैमिलीज कितनी थी, सिविलियन कितने थे, और उसके बाद का कुछ आइडिया है? इनको बचाया कैसे, लिंचिंग से कैसे बचाया लोगों से? लोगों में तो इतना गुस्सा था, अगर मिल जाते पाकिस्तानी तो इनकी खाल उधेड़ देखिए, देते। ढाका में सरेंडर जरूर हो गया था, लेकिन कई शहर थे जहां सरेंडर 17 या 18 तारीख को हुआ है। खुलना में सरेंडर ढाका के सरेंडर के बाद हुआ है, और काफी रेजिस्टेंस था। बहुत से पाकिस्तानी सैनिक तैयार नहीं थे इस सब के नियाजी के सरेंडर करने के बावजूद। वो एक अलग कहानी, वो कभी मौका आएगा तब हम आपको एक और एपिसोड में उसका जिक्र करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को मनाया गया सरेंडर करने के लिए। करीब 93,000 लोगों ने सरेंडर किया, उसमें करीब 60,000 बिल्कुल एक्टिव ट्रूप्स थे, बाकी सिविलियंस थे और उनके परिवार के सदस्य थे, अधिकारी, सिविलियन अधिकारी थे। तो कुल मिलाकर 93,000 लोग थे। उनको विमान से, सीनियर लोगों को विमान से पहले कलकत्ता लाया गया, फिर जबलपुर में, जनरल नियाजी को जबलपुर में रखा गया उसके लिए। और पाकिस्तानी कई, और बड़ी तारीफ हुई भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की, जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया पीओडब्ल्यूज को। आमतौर से पीओडब्ल्यूज को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन भारत ने जिनीवा कन्वेंशन का पूरा 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 उनको चिट्ठी की परमिशन, उनको बहुत कहानियां हमने सुनी है जिस प्रकार ये ये फतेहगढ़। हाँ। कई कैंप्स में भारतीय सैनिकों ने अपने बैरक्स खाली कर दिए, और उनको, पाकिस्तानियों को उसमें रखा गया, और भारतीय सैनिक टेंट्स में रहे। तो ये उसका था। और बाद में जनरल सैम मानेकशॉ से पूछा भी गया कि इस युद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि वो क्या मानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मैंने पीओडब्ल्यूज को पूरी रिस्पेक्ट दी, उनका सम्मान का ख्याल रखा, और उनको जितनी अच्छी तरह से भारतीय रख सकते थे उनको रखा। और करीब 1.5 साल तक भारतीय हाँ। जेलों में वो रहे। और 1973 में उनका, जब जब शिमला शिमला समझौता हुआ, तब उनको पाकिस्तान भेजा गया। हाँ, उसका रिपैट्रिएशन का आप कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आता रहता था, कौन कौन से पॉइंट से इनको रिपैट्रिएट करे जाएंगे। और हम मैं आई थिंक 7th में था, 7th क्लास में था, मुझे याद है रेडियो पर इनको इनको टाइम दिया जाता था अपने घर वालों को बताने के लिए। तब फोन नहीं होते थे, तो प्रिजनर ऑफ वॉर, मैं लांस नायक फलाना सिंह, मेरी ये यूनिट, मेरा ये गांव है, मेरे परिवार को ये खबर हो जाए कि मैं जो है भारत में हूं और बहुत सकुशल, ऐसे ऐसे ये परमिशन दी जाती थी। और चिट्ठियां लिखने की कार्यक्रम होते थे ऑल इंडिया रेडियो पे, पूरा 1 घंटे का शो होता था, जिसमें ये पीओडब्ल्यूज अपने घर वालों को संबोधित करते थे, और उनके घर वालों के संदेश भी उनके लिए आते थे। एक बहुत मतलब एक दिलचस्प कहानी है कि एक भारतीय सीनियर अधिकारी, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो एक पीओडब्ल्यू कैंप में गए, तो एक पाकिस्तानी सैनिक ने उनको सैल्यूट करने से इनकार कर दिया। मतलब वो खड़ा ही नहीं हुआ उनके सामने। आमतौर से जो प्रोटोकॉल है कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर आता है तो आप खड़े होकर उसको सैल्यूट करते हैं। तो उससे इसका कारण पूछा गया, तो बोले कि मुझे पता नहीं है कि मेरा परिवार पाकिस्तान में कैसा है, वो किस हालत में रह रहा है,
उसको मेरे बारे में पता भी है या नहीं है, तो मैं क्यों सैल्यूट करूं जब मेरी मन की हालत इतनी खराब है। तो उससे उसके परिवार वालों का पता लिया गया और 2 दिन के अंदर उससे संपर्क करके भारतीय दूतावास के जरिए संपर्क स्थापित किया गया और उसके परिवार की पूरी खैरियत कुशल क्षेम लेकर उसको ये खबर दी गई कि आपका परिवार सकुशल है और आपको याद करता है। तो ये कहानी है। हाँ, कुछ हमने भी पढ़ी हैं जिन लोगों ने बाद में अपने जो है ये एनेक्डोटल इश्यूज लिखे हैं, ऑफिसर्स ने, जेसीओज ने भी, और जो कुछ उन लोगों का जिक्र जो एनसीओ जेसीओज इनकी रख रखाव में थे, चिट्ठियां लिखने को लेके, छोटी मोटी चीज की सहूलियत देने को लेके, बहुत दिल को छूने वाली कहानियां हैं। अब मैं सिर्फ एक चीज की तरफ आपका दोबारा मैं ढाका पहुंचना चाहता हूं। मैंने वहां बहुत मुक्ति योद्धा से मिला मैं अपने टेन्योर में, और मैं हिली भी गया, और रंगपुर, दिनाजपुर, तंगैल जहां एयर ड्रॉप हुआ 2 पैरा SF का, जिसने हालत बदल दी इस लड़ाई की, जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसे कहते हैं। और अखौड़ा भी गया जहां जनरल संगत सिंह ने जो जबरदस्त हेली ब्रिज बनाया, जिसको दुनिया आज भी पढ़ती है मनोवर वॉरफेयर में। तो मुझे जो मुक्ति बाहिनी यूनिट्स थी, उनको रोका गया ढाका से बाहर, जो सगत सिंह की फौज के साथ लड़ रही थी, उनको रोका गया। एंड ये आदेश थे कि यू विल नॉट एंटर ढाका। ये हमने कहीं ना कहीं ये बातचीत हुई है नियाजी और जनरल जैकब के बीच में कि ये कंडीशन है कि अगर मुक्ति बाहिनी के हमें हवाले मत करना, बिकॉज इतना ज्यादा रोष था उस देश के अंदर। और इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है, मैं आपका प्रतिक्रिया चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा इसमें लेसन क्या है इस पूरी चीज में, कि तो फिर क्यों हुआ ये सरेंडर, और क्यों उनको मुक्ति बाहिनी से क्या डर था, लोगों से क्या डर था पाकिस्तानी फौज को। वो लोग वाकई वो नेचुरल भी था, क्योंकि ढाका में उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे पूरे 9 महीने तक, और अगर अत्याचार नहीं किए होते तो 1 करोड़ लोग भारत क्यों जाते। तो जाहिर है वहां का जो जनता थी, जो लड़ रहे थे, वो बहुत नाराज थे, और ये ह्यूमन नेचर है कि वो बदला लेना चाहते हैं, और ऐसे स्थिति में वो कुछ भी कर सकते थे। एक और साइड घटना है इसी से, जब आपने मुक्ति बाहिनी की बात की, तो जब जनरल जैकब वापस लौट रहे थे वहां इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ले करके, तो उन्होंने जब वो एयरपोर्ट पर बोर्ड करने वाले थे हेलीकॉप्टर पर अपने वापस भारत आने के लिए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग मुक्ति बाहिनी के लोग, जिन्होंने ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और पूरी यूनिफॉर्म भी नहीं थी, मतलब शर्ट पहनी है और पैंट दूसरे रंग की, तो वो लोग कुछ उन्होंने हिंसात्मक, जिसे कहते हैं होस्टाइल इंटेंशन दिखाया नियाजी के लिए। तो जनरल जैकब ने वहां पर 2 भारतीय सैनिक इत्तेफाक से खड़े हुए थे। जैकब ने उनको ऑर्डर किया कि फौरन इनको कवर करें, और जोर से चिल्लाकर, टाइगर सिद्दीकी थे मुक्ति के बहुत मशहूर लड़ाकों में से एक, उनको उन्होंने वार्न किया कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना इसको एक होस्टाइल एक्ट माना जाएगा अगर आपने यहाँ पर कोई जुर्रत की या किसी तरह की स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की। तो टाइगर पे संदेश चला गया। टाइगर भी बहुत बड़े आदमी थे, मुक्ति योद्धाओं में उनकी गिनती बहुत टॉप नॉच लोगों में होती, लेकिन उनको अंदाजा लग गया कि जनरल जैकब बहुत सीरियस हैं, और इस समय कोई भी चीज वो अगर करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बाद में भी ऐसे कई उदाहरण आए जब सरेंडर हो गया, कई बार मुक्ति योद्धाओं ने, एटलीस्ट 2 उदाहरण तो पब्लिक डोमेन में हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को एक तरह से लिंच किया, पकड़ के जो हो गया। तो पाकिस्तानी ये पायलट जो भी पायलट शुरू के 2-3 दिन चला एयर वॉरफेयर, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स नदारद थी वहां पे, बट जो भी उन्होंने फ्लाइट्स ली, व्हेन दे गॉट हिट और उनको इजेक्ट करना पड़ा अपनी ही कंट्री में, कोई पायलट सरवाइव नहीं किया। वो सब के सब जो है लोगों ने उनको जो है जिंदा मार दिया, दे वर किल्ड, तो दे वर लिंच्ड। इट्स अ पार्ट ऑफ वॉर। लड़ाई में इस तरह की चीजें, एक आध अपवाद होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया।
नहीं, वो रखा गया। तो मैं जो अपना इंप्रेशन ये बताता हूँ कि जो मुक्ति वाहिनी, लास्ट ईयर भी किसी से मैंने बात की, वो ब्रिगेडियर मेजर रैंक से बांग्लादेश आर्मी में रिटायर हुए, वो तब यंग ऑफिसर थे। और तो वो बताते हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि हमें ढाका जाने का आदेश मिले, और हमको कहता रोक दिया, और इतना जोश, इतना फौज के अंदर कि देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, हमने देश आजाद कर दिया इंडियन आर्मी के साथ मिलके। बट वो जा नहीं सकते वहां, बिकॉज जहां जहां गैरिसन्स थे पाकिस्तान आर्मी के, जैसे आपने बताया 17-18 तारीख को अलग अलग ऑर्डर पास हुए, हर यूनिट ने सरेंडर किया, हर ब्रिगेड ने सरेंडर लिया। हमारी यूनिट में भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, जो हमारी हमारे सामने ब्रिगेड यूनिट थी, उनको पिक्चर्स हैं, बीबीसी करस्पॉन्डेंट्स के किस्से हैं, और फिर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बट खतरा सिर्फ यही था, यही इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम आपको जो है मुक्ति वाहिनी के हाथ नहीं आने देंगे, अदरवाइज देयर विल बी अ मैसेकर, देयर वुड हैव बीन ब्लडशेड, नॉट ओनली इन स्ट्रीट्स ऑफ ढाका, बाकी कैंटोनमेंट में भी। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो पता चली वहां पे, जब ये ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ मार्च में, जब ये लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, इंटेलेक्चुअल्स का, औरतों का रेप हुआ, लाखों की तादाद में औरतें रेप करी गई इन लोगों ने, तब से देर वॉज अ सोशल बाइकआउट ऑफ पाकिस्तान आर्मी गैरिजन्स इन एंटायर बांग्लादेश। तो जिस देश में फौज जितनी मर्जी पावरफुल हो, अगर लोग आपके साथ नहीं, लेसन क्या है, लोग अगर आपके साथ नहीं है, आप वहां सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बांग्लादेश में भी भारतीय सैनिकों का पराक्रम ये अलग बात है, लेकिन अगर लोग होस्टाइल नहीं होते तो शायद और हार तो होती, लेकिन थोड़ा और लंबा खिंचता। इतनी आसानी से हार नहीं होती। 13 दिन में आप करीब 90,000 लोगों को ये सरेंडर करने के ये लिए। पॉसिबल ही नहीं था, ये स्ट्रेटजी, ये मिलिटरीली भी पॉसिबल नहीं था किसी भी टाइम पे कि 13 दिन के अंदर आप ढाका पहुंच जाएं। लोगों का बहुत जबरदस्त, और जिस तरीके से जगजीत सिंह अरोरा को रिसीव किया गया, जिस तरीके से इंदिरा गांधी को रिसीव किया गया, हमारे वो तंगेल में एयर ड्रॉप हो रहा है, मुझे लोग बता रहे थे तंगेल में कि ऊपर से छतरी से लोग उतर रहे हैं भारतीय सैनिक, और यहाँ बल्ले बल्ले हो रखी है, लोग उनको कंधे पे उठा रहे हैं। अरे यार, ये ऑपरेशन, लड़ाई चल रही है अभी, बट उस हेली ड्रॉप जोन के अंदर लोग थे सपोर्ट करने के लिए, और वो बता रहे थे पाकिस्तान की चौकी कहां, यहां नहीं, पीछे से जाओ, हम लेके जाएंगे आपको। तो जबरदस्त। तो किसी भी फौज को अगर कामयाबी लेनी है किसी भी एरिया में, चाहे वो रशियन आर्मी यूक्रेन में हो, या इजरायली गाजा में हो, या पाकिस्तान आर्मी हो, या इंडियन आर्मी कहीं भी काम, तो लोगों का दिल जीतना, लोगों के साथ समन्वय बनाना निहायत ही जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू वेरी मच रेहान साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपने मतलब रोंगटे खड़े कर दिए, कई बार हमारी आंखों में भी कई बार आंसू आने को हुए उस सीन सुन के, 2-3। तो मुझे यकीन है कि ये कहानियां भी, हमारी ये जो कहानी है, लोगों तक जाएगी। और अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद।